हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग उपन्यास को देख रहे हैं। और उपन्यास के अंतर्गत हम लोग का भाग 1 कंप्लीट हो गया था, भीष्म साहनी का तमस। और आज हम लोग भीष्म साहनी के का जो तमस हमें पढ़ना है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। पहले मित्रों, मैं बता देना चाहती हूँ कि पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से 5 दिवसीय जो 5 दिन का जो उपन्यास का जिक्र इसमें किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि हमने उसमें देखी थी कि नत्थु किस प्रकार सुअर के साथ अपना जद्दोजहद करता, उसे मारने के लिए वह काफ़ी प्रयत्न करता है और बहुत थक हार कर एक बार वो निराश भी होकर के वापस निकल जाता है। लेकिन फिर वह दोबारा उस रूम में आता है जहाँ पर बस बहुत मैली कुचैली गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, और वह कुछ पैसों के लिए उसे मारने के लिए तत्पर होता है। उसके बाद फिर वो उसे अपनी पत्नी की याद भी आती है, वह घर भी जाना चाहता है, घर की याद भी उसे सताती है। तो उसके बाद फिर मित्रों, अभी हम लोगों ने जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग को भाग 2 को देखना है। भाग 2 के अंतर्गत हमें जो देखना है वो हम लोग अब शुरू करते हैं। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए प्रारंभ में 2 गिने चुने लोग ही पहुंचते थे। बाद में गलियां और बाजार लांघते हुए जिस किसी का घर रास्ते में पड़ता, वह तोंद खुजलाता, जम्हाइयां लेता, साथ में शामिल हो जाता था। हवा में अभी खुशकी थी, रात के को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की जरूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कनटोपे चढ़ाकर सो आते थे। शेखों वाले बाग की घड़ी न 4 बजाए शेखों वाली घड़ी न 4 बजाए कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूरी पर अभी से खड़े थे। तभी दूर अंधेरे में रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोड़ काटकर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़ के बिना 2 टांगे चली आ रही हैं। लो बख्शी जी आ गए, दूर से पजामा पहचान कर अजीज बोला। बख्शी जी कहा करते थे 4 बजे का मतलब है 4 बजे, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। यहाँ समय के को दिखाया गया है कि उस समय के कितने पाबंद थे। पर आज वह स्वयं लेट आ रहे थे। बख्शी जी थे बलगमी शरीर वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, उम्र रसीदा आदमी। देह शिथिल पड़ गई थी, पर वह ना आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुंचेगा ही नहीं। उनके नजदीक पहुंचने पर अजीज ने छूटते ही शेर पढ़ा। मुल्ला मियाँ मिशालची तीनों एक समान, लोका दोनों दसन चाणना आप हनो जान। यहाँ उन्होंने पढ़ा एक दोहा, श्लोक पढ़ा, और ये सारे मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है जो प्रभात फेरी निकालने वाले हैं। और ये नत्थु की कहानी से बिल्कुल अलग ही कहानी है। फिर दोनों कहानियाँ आपस में बाद में जुड़ती हैं। बख्शी जी ने नजदीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर से सोए, सुबह नींद ही नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छुटते ही बोले, मास्टर रामदास नहीं आया? जवाब अजीज ने दिया, वह गाय धोकर आएगा, इससे पहले थोड़ी ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़वानी थी तब तो रात के 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता था। अब तनख्वाह बढ़ गई, उसे क्या गर्ज पड़ा है कि वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में मलबूस ढलान चढ़कर सामने की ओर से आता नजर आया। लो देखो आ गए उन जिनके पल्ले सच है। मेहता जी, तुम सचमुच लीडर लगते हो। एक और यहाँ पर किरदार है, मेहता जी की बात हो रही है। मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि अजीत सिंह पहुंचा है या नहीं। देशराज, शंकर, मास्टर रामदास सभी कहाँ हैं? फिर बख्शी जी की ओर मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी पर निकल सकोगे। बख्शी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते तो धूप निकल आने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो यह वक्त नहीं देना चाहिए, वह वक्त नहीं देना चाहिए। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे बास्केट के जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डिब्बियां निकाली।
अजीत जी ने मेहता जी से फिर चुटकी ली। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी। मेहता जी गंभीर भाव से मुस्कुराए, फिर धीमे से अजीज के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उन दिनों मास्टर मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है? और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गांधी टोपी का जाबिया थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगालता हो जाता है। आप किसी से कम है मेहता जी? वाह वाह, आपकी अपनी शख्सियत है। मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूँ, मेहता जी ने संजीदगी से कहा। नहा कर आए हो मेहता जी? कश्मीरी लाल बोला। वाह, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं सदा नहा कर आता हूँ। गर्मी सर्दी मेरा यह नियम है। प्रभात फेरी पर तो मैं नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल, तू अपनी बता, तूने मुंह भी धोया है या नहीं? तभी दूर ढलान की ओर से फिर आवाज आई, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। लो, जनरल भी आ पहुंच गया है, बख्शी जी ने कहा और सभी हंस पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते थे। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी। उसके ऊपर खाकी कोट, जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमगे जनरल को मिल सकते थे, उसने लगा रखे थे। साथ में रंगीन थिगलियां को डोरे, सूखे हुए बुढ़ऊ शरीर पर मुचड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा था। ऊपर खसखस दाढ़ी, नीचे नुची खुची और सबसे ऊपर मुंगिया रंग की पगड़ी। जनरल ही एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या ना हो, जेल जाता रहता था। जलसे हो या ना हो, शहर में स्वयं तकरीरें करता फिरता था। हर आए दिन शहर में कहीं न कहीं उनकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा बेत दबाए वह सर्दी सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए टांगा निकालता तो टांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी जरूर जनरल हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जनरल की तकरीर होती थी, जिससे उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जनरल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली। जनरल, कल जलसे में से भाग क्यों गए थे? पीछे पहली बातों को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है कि कोई जलसा में सब शामिल हुए थे और जनरल वहां से चला गया था। तो पूछा जा रहा है कि जनरल वहां से भाग क्यों गए थे? जनरल ने आवाज पहचान कर अपनी छोटी छोटी आंखों से कश्मीरी लाल को घूर कर देखा और बेत बगल में दबाते हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। बख्शी ने कश्मीरी लाल को रोका, यह कौन सा वक्त है छिड़खानी करने का, बस चुप रहो तुम। पर जनरल विभर उठा था, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है, मैं जानता हूँ। देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छाना मुर्गी खाते देखा है। बस बस ठीक है जनरल, और पर्दाफाश नहीं करो, बख्शी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पाइचों वाला पजामा फड़फड़ाते हुए शंकरलाल पहुंच गया। अंधेरे में प्रभात की पीलिमा मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की ओर और परत झर कर गिर गई थी। सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा था। बगल वाली गली में से हवाखोरी के शौकीन खखारते, छड़ी ठकोरते किसी किसी वक्त निकलने लगते थे। कहीं कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आती। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हैरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मारकर बत्ती बुझा दी। क्यों हम पहुंचे हैं बख्शी जी? बख्शी जी, तो आपने बत्ती ही गुल कर दी, शंकर मनादी वाले ने कहा। क्यों, तूने मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले, तेल जाया होता है, यह कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले दो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूंगा। इस पर दबी आवाज में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की जरूरत नहीं होती तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होगी? वाक्य बख्शी जी ने सुन लिया, पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों का मुंह लगाना अपना अपमान करवाना था। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या जरूरत है? आपके हुक्म के बिना तो चिड़ी नहीं फड़क सकती। शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी। जय हिंद, मेहता जी ने जवाब दिया, जय हिंद। मैंने आपको देखा ही नहीं,
तुम अब हमें कहाँ देखते हो शंकर, तुम्हारे पाँव 12 हैं। व्यंग्य की बात यहाँ पर हो रही है। आज आपने अपना बैग नहीं लाए, आप अपना बैग नहीं लाए। बैग की प्रभात फेरी में क्या जरूरत है? वाह जी, बैग की सभी जगह जरूरत रह सकती है। बीमा का ग्राहक कहीं भी फंस सकता है। मेहता जी चुप रहे। कांग्रेस का काम करने के साथ साथ वह बीमा का काम करते थे। कभी जबान भी बंद किया पर कर शंकर, कभी जबान भी बंद किया कर शंकर। मेहता जी तेरे से तिगनी उम्र के हैं, बड़ों को बड़ा समझते हैं, बख्शी जी ने कहा। उनकी फेवर में बोलते हुए बख्शी जी कहते हैं यहाँ पर कि कभी जबान भी बंद कर किया कर शंकर। मैंने क्या कहा है? मैंने यही पूछा है ना कि बैग नहीं लाए। मैंने यह तो नहीं पूछा कि सेठी से 50,000 का बीमा मिला है या नहीं मिला। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आमतौर पर शंकर इस ढंग से लगाकर बात नहीं करता था। मुंहफट आदमी था। जली कटी मुंह पर सुनाता था। पर 50,000 के बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं कह पाए। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे। कुल मिलाकर 16 बरस जेलों में काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी हिमाकत थी, पर अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और इसके एवज मेहता जी सेठों को चुनाव से में कांग्रेस का टिकट दिलवाने वाले हैं। यह तो भौंका है मेहता जी। इसकी बात को बस सुन छोड़ा करो। नहीं, मैंने यह तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया है। टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर ले तो अलग बात है, पर वह काम हम नहीं करने देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे थे। बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस खत्म हुई समझो। मेहता जी वहां से हटकर कश्मीरी लाल से बात करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। शंकर जी की और मेहता जी की वास्तव में पटती नहीं थी। यह उस दिन में से नहीं पटती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू जी भाग लेने वाले थे, जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा था। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया था और सम्मेलन में भाग लेता रहा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों से इस सहभोज के लिए 8-8 आने लिए गए थे। अपने प्रतिनिधियों को चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। वह भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। शंकर बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोज में शामिल हुआ था और मेहता जी के ऐन सामने पांत में बैठा था और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूटा था। हाथ भी सने हुए और होठ भी, और दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाए जा रहे थे। मेहता जी से ना रहा गया। खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह तो खा। हमारी जिला कांग्रेस की रुसवाई कर रहा है। इस वक्त चुप रहिए मेहता जी। यह कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा हूँ, अपने पैसों से खा रहा हूँ। अपना जर खर्चा है। आपके साथ घर लौटकर बातें होंगी। मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं। तकरीबन तकरार उन लोगों की पूर्व से चली आ रही थी, जो कि अभी भी कहानी में झलक रही है। क्यों देखे हैं ओए, क्या देखे हैं ओए? तू सारा वक्त बकता रहता है। तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा? लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी से 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज कर दिया। कोहली जरूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिया जाता अगर शंकर बेहूदगी नहीं करता। स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी और जब शंकर उठ खड़ा हुआ, माफ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनका। यह स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो रही है। जो सवाल पूछना हो बाद में मुझसे पूछ लेना, मेहता जी ने शंकर जी को कहा। मैं आपसे नहीं, स्क्रूटनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज से इस इंतजार में खड़ा रहा कि स्क्रूटनी कमेटी के प्रधान उससे कहें। तब वह बोले कि कहो क्या है? प्रधान ने कहा, मैं पूछ सकता हूँ कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या हैं? कांग्रेस के मेंबर बनने का क्या नियम है? तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं है, प्रधान ने कहा।
मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए। कहने दो, कहने दो। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो? कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम है? प्रधान ने उनसे पूछा। कि सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। क्यों, ठीक है कि नहीं? ठीक है। सदस्यता कांग्रेस का सदस्य बनने के जो नियम थे वो नियम को ये दोहराता है शंकर, और ये बताता है कि सालाना चंदा देता हो, हाथ की बुनी स्वयं खद्दर के कपड़े पहनता हो। तो क्या ये ठीक है ना? तो बोला जाता है कि हाँ ठीक है। मैं कोहली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सभी चुप रहे। कोहली, जो कि शंकर के स्थान पर मेहता जी उसे ले रहे थे, उसी कोहली को खड़े करने की बात हुई। गुस्ताखी माफ, स्क्रूटनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक हासिल है। मेहता जी गुर्राए। मेहता साहब, आप यहाँ पर प्रधान नहीं हैं। यहाँ पर आपको अपनी रूढ़ पंछी चलाने का की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, जो तो कोहली साहब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं ना? यह क्या नाटक कर रहे हो तुम? सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अपना नाड़ा दिखाइए। नाड़ा मतलब आराजबंद। नाड़ा जो रस्सी रहती है बांधने के लिए, पजामे को काम आती है, उसे कहा जा रहा है। क्यों, तुम्हारा मतलब? वह पूछता है उसे को दिखाने के पहले। यह मेंबर की तौहीन है। यह क्या मजाक चल रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शंकर कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहिब, आप खामोश रहिए। बिना प्रधान जी की इजाज़त के आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ कोहली साहब, मैंने क्या कहा? अपना नाड़ा दिखाइए, आराजबंद दिखाइए। जो ना दिखाऊं तो? कहते हैं कोहली साहब, कहते हैं कि जो ना दिखाऊं तो? आपको दिखाना पड़ेगा। मैं जो बात साबित करना चाहता हूँ उसके लिए नाड़ा दिखाना जरूरी है। दिखा दो यार, यह भौंका काम नहीं करने देगा। कैसे कैसे लोफर कांग्रेस में घुस आए हैं। क्या कहा मेहता जी? मेहता जी ने उसे उस तरह से अपमानित किया कि यह भौंका मतलब कुत्ते के सेंस में कहा जा रहा है। तो उस पर नाराज होते हैं शंकर और कहते हैं कि क्या कहा मेहता जी? मैं लोफर हूँ तो आप शोहदे हैं। मुझसे कुछ मत कहलवाइए, मैं स्याह सफेद सब जानता हूँ। मतलब काला उजला, गलत सही सब कुछ जानता हूँ। हाँ तो कोहली साहिब, तुम क्या चाहते हो? मैं सबके सामने नाड़ा खोलूं? कोहली पूछता है। मैं खोलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखाने को कह रहा हूँ। दिखा दो यार, खत्म करो। किसी ने और कांग्रेस के सदस्यों में से किसी ने कहा कि दिखा दो यार, खत्म करो। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया। नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर को उठाया। नीचे पीले रंग का राजबंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिबान, नाड़ा रेशमी है, हाथ के कते सूत का नहीं है, मशीनी है, अकड़े का है। आप खुद छूकर देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे। कांग्रेस के कोई असूल हैं या नहीं? क्योंकि कांग्रेस वाले को खुद का हाथ से बना हुआ खादी के वह कपड़ों को ही धारण करना होता था, और कोहली ने रेशमी वस्त्र धारण, रेशमी नाड़ा पहन रखा था। कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक का उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे। कांग्रेस के कोई असूल है या नहीं? स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मजबूर होकर कोहली का नाम काटना पड़ा। उस दिन से शंकर मेहता जी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। तकरार उसी दिन से दोनों के दरमियान थी। बख्शी जी परेशान हो रहे थे। न मास्टर साहब रामदास पहुंचा, न देसराज। गाएगा कौन? प्रभात फेरी में कम से कम एक तो गाने वाला चाहिए ही। कुछ ना हुआ तो वह खुद गा लेंगे, लेकिन जो लोग जिला कमेटी से तनख्वाह पाते हैं उन्हें तो पहुंचना ही चाहिए। देख लेना मेहता जी, हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे। 3 गलियां लांग जाएंगे तो मास्टर रामदास दौड़ आएगा। कहेगा बछड़ा दूध पी गया था, मैं क्या करता। इस तरह ये लोग काम करते हैं। फिर अन्य सदस्यों को संबोधन करके बोले, कश्मीरी लाल, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, शुरू करो तुम। पर कश्मीरी लाल को लोगों की टांग खींचने में मजा आता था। झट से जनरल की ओर मुखातिब होकर बोला, तकरीर करो जनरल, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू होने से करने से पहले तकरीर होनी चाहिए। जनरल को क्या चाहिए था? फौरन छड़ी झुलाता, लेफ्ट राइट करता, सड़क के किनारे एक पत्थर पर खड़ा हो गया। यह क्या कर रहे हो कश्मीरी लाल?
यार कोई वेला वक्त देखा करो। बख्शी ने खींच कर कहा, तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी हो तो सीधा कहो। फिर जनरल की ओर बढ़ आए, लेकिन जनरल तकरीर शुरू कर चुका था। साहिबान, कोई नहीं साहिबान वाहिबान, नीचे उतर आओ। बख्शी ने हाथ झुलाकर कहा, उतारो यार इसे, क्यों तमाशा करवाते हो सुबह सुबह। मेरी जबान कोई नहीं बंद कर सकता, जनरल ने पत्थर पर खड़े खड़े कहा और तकरीर शुरू कर दी। साहिबान, अपनी खरज फुसफुसाती आवाज में जनरल बोलने लगा। जनरल की उम्र 50 के ऊपर पड़ रही होगी, पर बरसों की जेल के बाद उसके शरीर में कुछ रह नहीं गया था। जहां शहर के अन्य कांग्रेसियों को कम से कम 20 बी क्लास मिलता था, जनरल को हमेशा सी क्लास में डाला जाता रहा, जिससे वह बीमार भी पड़ता रहा और बालू से भरी रोटी भी खाता रहा। पर जनरल ने न तो तौबा की, न ही अपनी जनरली वर्दी को छोड़ा। जवानी के दिनों में लाहौर कांग्रेस के समय वह अपने शहर से लाहौर में वॉलंटियर बनकर गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था, और जब संपूर्ण स्वराज्य का नारा लगाया गया था, उसी न दिन से वह वॉलंटियर की वर्दी पहनता आया था। जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दी में कभी सीटी लग जाती, कभी तिरंगे की डोरी बन जाती। दिन खस्ता होते तो वर्दी धुल तक नहीं पाती थी। न जनरल को कहीं कोई मिला, न उसने किया। कांग्रेस के दफ्तर से 15 रुपए का महीना प्रचारक का मेहनताना लिया करता था। जो बख्शी जी आनाकानी करे तो वहीं खड़ा होकर तकरीर करने लगता था। मन में सनक थी, उसी के बल पर जिंदगी के दुख और क्लेश पार कर जाता था। उसका न घर था, न घाट, न बीवी, न बच्चा, न काम, न धाम। हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं से पिट जाता था। पुलिस के लाठी चार्ज में जहां बाकी लोग जान बचाकर निकल जाते थे, वहां जनरल अपनी सनक का मारा अपनी छोटी सी झुर्रियों भरी छाती फैलाए खड़ा रहता था और पसलियां तुड़वा कर आता था। कश्मीरी लाल, उतारो यार इसे, सुबह सुबह तमाशा दिखाने लगा हो। अब की बार मेहता जी ने ऊंची आवाज में कहा, पर जनरल और भी डटकर खड़ा हो गया। साहिबान, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जिला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो वचन हमने रावी के किनारे सन 1929 में लिया था, हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। आपका बहुत वक्त ना लेता हुआ मैं इतना ही कहूँगा कि कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस के उसूलों के खिलाफ वर्जी कर सके। मेहता जी किस खेत की मूली हैं, हम इनसे भी निपटेंगे और इनके पिट्ठुओं कश्मीरी लाल, शंकर लाल और जीत सिंह जैसे गद्दारों से भी निपटेंगे। जोर का ठहाका हुआ। यह इस तरह से नहीं उतरेगा। कश्मीरी लाल, जिसने यह शोशा खड़ा किया था, वह स्वयं ही बख्शी जी के कानों में सुझाव डाल रहा था। अगर उतारने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा जिद पकड़ लेगा। बख्शी ने आग बबूला होकर कश्मीरी लाल की ओर देखा। ताली बजाएंगे तो यह उतर आएगा, आप चिंता नहीं करें। 2-3 बार तालियां बजाएंगे, अपने आप तकरीर खत्म कर देगा। कहते हुए कश्मीरी लाल ने ताली बजाई। बाकी लोगों ने भी तालियां बजाई। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। साहिबान, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेता हुआ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने इतने सब्र और संतोष के साथ मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों को सुना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा। ये कहानी आज़ादी के पहले की लिखी हुई है, पर आधारित है। भीष्म साहनी ने लिखा है। सांप्रदायिक विशेषताओं से परिपूर्ण है यह उपन्यास। कांग्रेस अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। जो शपथ मैंने रावी के किनारे, अब क्या शपथ ली है? खूब खूब, बहुत खूब। कश्मीरी लाल ने फिर ताली बजाई। साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, इनकलाब। 2-4 आवाजें जवाब में उठी। जिंदाबाद। क्यों रोटी नहीं खाते हो? जोर से नारा लगाओ, इनकलाब। ऊंची आवाज में जवाब आया, जिंदाबाद। वह जनरल बेंत बगल में दबाकर पत्थर पर से नीचे उतर आया। जिंदाबाद एक आवाज ढलान की ओर से भी आई और मास्टर रामदास हाँफता हुआ सुबह के झुटपुटे में सामने आया। यह वक्त यह कोई वक्त है आने का? बख्शी ने गुस्से में कहा। जवाब कश्मीरी लाल ने दिया, बछड़ा दूध पी गया था, इस कारण देर हो गई। सभी हंसने लगे, पर मास्टर रामदास संजीदा आवाज में बोला, आज प्रभात फेरी नहीं होगी? क्यों?
आए है तामीरी का काम का जो फैसला हुआ है, तामीरी काम का किसने फैसला किया है? पूछता है। मुझे गोसाई जी ने कल रात कहा था कि इमामदीन के मोहल्ले के पीछे ढोक में गलियां साफ करेंगे। देर से आए हो और अब बहाने बना रहे हो। क्यों? मैं तो झाड़ू बेलचे भी वहां पहुंचा आया हूँ। कुछ रात को पहुंचाए थे, कुछ आज सुबह ले गया था। फिर वह स्वयं ही गिनाने लगा। 5 बेलचे, 12 झाड़ू, 3 कैंतियाँ और 5 कढ़ाइयों में रात को ही वहां पहुंचाया था। शेर खान के घर पर सब सामान रखा है। हमें तो किसी ने बताया नहीं, इसीलिए तो मैं भागा आ रहा हूँ। जो मैं जब पहले आया था तो यहाँ पर कोई नहीं था। ढोक की नालियाँ साफ होंगी, तेरा दिमाग खराब है? कश्मीरी लाल ने पूछा। वहां पर तो नालियाँ हैं ही नहीं। हैं, क्यों नहीं? कच्ची नालियां हैं, पक्की नहीं। कच्ची नालियां हैं तो बरसों का लसलसा कीच वहां जमा होगा। वे नालियां कौन साफ करेगा? हम करेंगे। तुम गद्दार हो, जनरल ने तुनक्कर कहा। कभी कोई फैसला, कभी कोई। गोसाई जी ने फैसला किया था तो हमें बताया क्यों नहीं? अंधेरा इसी बीच छनने लगा था। प्रभात फेरी के लिए इकट्ठे हुए व्यक्ति बड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे। चलो अब यहाँ से तो निकलो, बख्शी जी ने कहा और बुझा हुआ लैंप उठाए हुए आगे आए। यहाँ से गीत गाते हुए चलेंगे। शुरू करो रामदास, जनरल लेफ्ट राइट कहता आगे चलने लगा। तिरंगा कश्मीरी लाल ने उठा लिया। रामदास ने प्रभात फेरी का पुराना गीत, जिससे सदा प्रभात फेरी शुरू की जाती थी और जो कभी भी जम नहीं पाया था, अपनी ऊंची बेसुरी आवाज में शुरू किया। जरा वी लगन आजादी दी, लग गई जिन्हा दे मन दे विच। चलते कदमों की टाप के साथ साथ मंडली ने पंक्तियां दोहरा दी। रामदास ने अगली 2 पंक्तियां उठाई। ओ मजनू बन फिरदे ने, हर सेहरा हर बिंदे विच। मंडली ने कुतुबुद्दीन की ढोक का रुख किया। तो मित्रों, आज हम लोग का तमस कहानी का जो उपन्यास जो है, उसका दूसरा पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें केवल प्रभात फेरी से संबंधित ही बातें हुई हैं। नत्थू की बात हम लोगों ने किया था तो प्रथम भाग में किया था, और दूसरे भाग में दूसरी कहानी ही साथ चल रही है। आगे चल करके इस उपन्यास में दोनों कहानियों का किस प्रकार से सम्मिश्रण होता है और किस प्रकार से वो कहानी आगे बढ़ती है और क्या परिणाम होता है, उस पर हम लोग पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।